हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज उसी का दूसरा पार्ट, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चलते हैं गोल्गी एपरेटस में, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोस। तो गोल्गी एपरेटस में चलते हैं। सबसे पहले ये गोल्गी एपरेटस है क्या, इसको थोड़ा समझ लेना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ, याद कीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? चूंकि सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, हार्मोन सिंथेसिस करता है। तो वो उन सब को पैकेजिंग करके और आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके उसको डिलीवर करता है, और वो आगे चल करके सारे वेसिकल्स एक साथ मिलकर के गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डाल रही हूँ, चूंकि कंप्लीट फिगर मेरा डाला हुआ है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल करके पीछे ही डिटेल स्ट्रक्चर और सबका ये स्ट्रक्चर फंक्शन सब डाला हुआ है। यहाँ पे मैं छोटा सा फिगर डाल रही हूँ। सपोज दैट दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवेलप से यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, और उसके बाद ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर उससे जो निकले, पैकेजिंग के बाद लिपिड एंड प्रोटीन्स, हार्मोन्स का, इन तीनों को पैकेजिंग करके भेजने के लिए वहां से जो डिलीवर करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो इस तरह के वेसिकल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारे वेसिकल्स आपस में मिलकर के गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा? इस तरह से वेसिकल्स आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये आपस में मिलकर के इस तरह से गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन कर लेता है। वो सारे वेसिकल्स जो लेकर के ईआर से प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स आते हैं, उन सबको आपस में ये जोड़ करके, मिला करके, और इस तरह से फिर यहाँ सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबल्स का फॉर्मेशन करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे गोल्गी एपरेटस कहते हैं। अब आ जाइए, मैं ये रफ फिगर छोड़ दे रही, बाकी पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट फिगर है। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, आइदर प्लांट और एनिमल्स, यूजुअली नियर द न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम। ये इसका लोकेशन हो गया, कहां पाया जाता है? सारे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के नजदीक और सेंट्रोसोम के नजदीक। चूंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल्स में पैकिंग कर करके। अब उन सारे वेसिकल्स को मिला करके ये गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर पोर से जुड़ा हुआ है, और फिर उससे फॉर्मेशन होता है गोल्गी एपरेटस का। तो ऑब्वियस है कि इसका लोकेशन न्यूक्लियस ही होगा, न्यूक्लियस के आसपास ही मिलेंगे। ज्यादा डेंस आगे भी मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा आगे भी मिल सकते हैं, बट ज्यादातर न्यूक्लियस के पास ही मिलते हैं। तो ये लोकेशन हो गया इनका। अब आ जाइए कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूबल्स। यहां भी ये सिस्टर्नी, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल्स, बीच बीच में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ भी करते हैं। वो सारे वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, वो सारे मिल करके। अब ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया इन्होंने, तो इसमें दो फेस हो जाता है। जैसे किसी भी चीज का दो फेस होता है, मैं मार्कर पकड़ी हुई हूं, तो ये इसका क्या है? माउथ समझ लीजिए, या जो भी समझ लीजिए, और एक साइड पीछे वाला है। इसमें तो नहीं, बट पेन वगैरह में हम लोग खोल करके इंक डालते हैं, इसमें भी इंक डालते हैं, पीछे इसका खुलता नहीं। पहले जो पेन आता था, वो कलम, उसमें पीछे भी खुलता था। तो समझ लीजिए इसका भी दो फेस है, एक माउथ रख लीजिए और एक बैक साइड का रख लीजिए। तो ऐसे ही गोल्गी एपरेटस भी, जहां से, इसको थोड़ा सा समझिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं और यहाँ पर आकर के आपस में जुड़ करके ये सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस फेस को कहते हैं सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, जो कि कन्वेक्स होता है।
आगे की ओर निकला हुआ। ये फेस जो है जहां से इसका फॉर्मेशन होता है, जहां वेसिकल्स मिलकर के गोल्गी apparatus का फॉर्मेशन करते हैं, दैट फेस इज कॉल्ड सिस फेस, या देखिए फॉर्मिंग फेस, जहां बन रहा है, जहां से बनना स्टार्ट हुआ गोल्गी apparatus का। और ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स, यानी आगे की ओर थोड़ा सा, ये देखिए ऊपर का उभार है थोड़ा, इसमें ऊपर की ओर उभरा हुआ है। ये है इसका सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। ये है इसका सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, यानी जहां ये बन रहा है, जहां से ये बन रहा है, बनना स्टार्ट हो रहा है गोल्गी apparatus ईआर के वेसिकल्स को जोड़ जोड़ करके। और इसके बाद सेकेंड फेस ये वाला हो गया, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये धंसा हुआ है और इसको कहते हैं ट्रांसफेस, है ना। देखिए इट हैज डिस्टिंक्ट सिस फेस, फॉर्मिंग फेस और कॉन्वेक्स एंड ए ट्रांसफेस, मैच्योरिंग फेस या कॉन्केव। दूसरा हो गया ट्रांसफेस, ये लास्ट वाला, यहां से बनते बनते यहां कंप्लीट हो गया। इसको ट्रांसफेस कहते हैं इसलिए कि यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है, एक तरफ से रिसीव किया, वहां से बनना स्टार्ट हुआ और जहां लास्ट हो गया वो ट्रांसफेस हो गया, वहां कंप्लीट होकर के फिर वहां से आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसलिए ये सिस फेस या फॉर्मिंग फेस ये कन्वेक्स होता है, बाहर की ओर निकला हुआ। और दूसरा फेस जो है लास्ट उसका, जहां कंप्लीट हो जाता है इसका बनना, ये है ट्रांसफेस, मैच्योरिंग फेस या स्ट्रक्चर इसका कनकेव, धंसा हुआ। सिस, कन्वेक्स, ट्रांस, कनकेव। सिस फॉर्मिंग फेस, ट्रांस ये हो जाएगा मैच्योरिंग फेस, यानी ये स्ट्रक्चर है गोल्गी apparatus का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल से इसका फॉर्मेशन होता है, जहां से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। सिस फेस या फॉर्मिंग फेस ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स, यानी निकला हुआ बाहर की ओर। और दूसरा फेस जहां बन के कंप्लीट हुआ, ट्रांस फेस, जहां से ट्रांसपोर्ट करता है लास्ट में, उधर से रिसीव करके फिर इधर ट्रांसपोर्ट किया, तो वो मैच्योरिंग फेस। और कैसा होता है? कनकेव, अंदर की ओर थोड़ा धंसा हुआ। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका लोकेशन हो गया इसका। अब कहता है बोथ आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। सिस फेस एंड ट्रांस फेस दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड, अंदर से जुड़े हुए होते हैं, ये सारे टूल्स के द्वारा ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, अंदर से सारे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कहता बोथ आर इंटायरली डिफरेंट, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन भी अलग है। एक जगह बन रहा है, एक जगह फिर टूट रहा है, इसलिए यहाँ स्टार्टिंग में वेसिकल से बनता है और यहाँ फिर टूट के वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आगे ट्रांसपोर्ट करना है। यहां से फिर वेसिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो आगे ट्रांसपोर्ट फिर करते हैं। एक से हमने लिया और फिर हमने दूसरे को दे दिया, क्योंकि आगे बढ़ा देना है। इसलिए कहता है कि दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है, लेकिन अंदर अंदर ये टूल्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। अब ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन में आ जाइए, इनका फंक्शन है पैकेजिंग एंड डिलीवर्ड। इनका मूल रूप से काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको जो प्रोटीन, लिपिड एंड हॉर्मोन्स दिया पैक करके, उसको फिर ये धीरे धीरे सिस्टर्नी टूल्स के द्वारा लास्ट साइड में अपना ले गए ट्रांसफेस पे, और वहां से फिर ये वेसिकल्स बनाना शुरू करते हैं, यानी छोटे छोटे गोल गोल पैकेजिंग, उसमें पैक करके फिर से प्रोटीन और लिपिड्स को आगे बढ़ा देते हैं। तो इनका फंक्शन हो गया पैकेजिंग एंड डिलीवर्ड। फिर से पैक करके रिसीव किया ईआर से, और फिर लास्ट में उसको फिर पैक करके छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में उसको फिर आगे डिलीवर कर दिया। अब ये डिलीवर कहाँ करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो डिलीवर किया तो किसको दिया? गोल्गी apparatus को दिया, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को दिया, या गोल्गी बॉडी को दिया। अब ये किसको डिलीवर करता है? आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, या तो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर के बहुत सारे टारगेट्स हैं जहां जरूरत होती है प्रोटीन की, लिपिड्स की, तो या तो वहां देंगे, या फिर सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर उसको भेज देते हैं। अंदर भी देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड दोनों की आवश्यकता होती है सेल मेम्ब्रेन में, और बाहर भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से गोल्गी apparatus क्या करता है?
उसको पैकेजिंग करके और डिलीवर कर देता है, या तो सेल के अंदर के बहुत सारे टारगेट्स जहां जहां आवश्यकता है, या सेल से बाहर। अब इतना हो गया गोल्गी एपरेटस कहां से बना, कैसे बना, उसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, उसका फेस 2 हो गया, सीस और ट्रांस, एक बनने वाला एक ट्रांसपोर्ट करने वाला। उसके बाद उसका फंक्शन हो गया पैकेजिंग करके डिलीवर करना, सेल के अंदर भी डिलीवर करता है, सेल के बाहर भी डिलीवर करता है। अब डिलीवर करने से पहले आप सोचेंगे कि तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिया उसको सीधे ये ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर देता जो गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन करता है, सीधे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया और सेल से बाहर या सेल के अंदर के टारगेट्स पे ट्रांसपोर्ट कर देता। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड एंड हॉर्मोन्स आते हैं और यहाँ फिर से इसमें एक हार्मोनल प्रोसेस होता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये फिर कुछ अलग तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और तब उसको आगे डिलीवर करते हैं। आपके घर में कोई आटा ला के दिया और आपको किसी को रोटी देना है, तो आप जो कहते हो आटा तो नहीं दे देंगे, उससे फिर रोटी जरा बना लेंगे, घर में आटा लेके रख लेंगे, रोटी बना लेंगे, उसके बाद फिर रोटी आगे बढ़ाएंगे आप। तो सेम इसका भी फंक्शन है। ईआर से ये लिया तो प्रोटीन और लिपिड एंड हार्मोन्स, बट उसको फिर से ये क्या करता है कि उसमें कुछ चेंजेज लाता है, कुछ परिवर्तन करता है और फिर अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, तब फिर ट्रांसफेज से उसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर या सेल से बाहर। अब वो प्रोसेस क्या है, दैट प्रोसेस इज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, अब ग्लाइकोसाइलेशन के द्वारा गोल्गी एपरेटस करता क्या है, ये क्या करता है कि लिपिड, प्रोटीन एंड हार्मोन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया, अब उसको फिर से बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिक्सअप करके, या एंजाइम्स खुद तो रिएक्शन करते नहीं, आपको पता है कैटलिस्ट का काम करता है, तो उसके कारण, कैटलिस्ट के कारण उसके प्रेजेंस में, और ये फिर डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो फॉर्मेशन किसका करेगा, इसके पास आया प्रोटीन, इसके पास आया लिपिड, इसके पास आया हार्मोन्स, तो इन्हीं सबको मिला जुला के कुछ कुछ बनाएगा। अब देख लीजिए, और जब बना लेता है कंपाउंड, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है, तब उसको डिलीवर करता है। ये कहाँ देता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दे, सेल मेम्ब्रेन में दे, सेल के अंदर और कोई टारगेट में दे, सेल से बाहर दे, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन के बाद वो डिलीवर करता है। ये अब ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, इसको जरा सा देख लें। ए क्रूशियल एंजाइमेटिक प्रोसेस दैट अटैचेस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, जिसको ग्लाइकान्स कहते हैं, टू प्रोटीन्स और लिपिड्स फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन तो कहता है कि एक क्रूशियल एंजाइमेटिक प्रोसेस है, विदाउट एंजाइम पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और लिपिड को जोड़ करके कंपाउंड बनाता है। देखिए, प्रोसेस दैट अटैचेस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, जिसको ग्लाइकान्स कहते हैं, टू प्रोटीन और लिपिड्स, इसको जोड़ा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ, और इससे बनाया क्या, फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। पिछला वीडियो में मेरा देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, या फिर बुक में भी आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बना करके ही इसे भेजता है टारगेट्स पर। अब ग्लाइकोसाइलेशन के बाद ही ये ट्रांसपोर्ट करता है या डिलीवर करता है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, है ना, आउटसाइड ऑफ द सेल। लेकिन इससे पहले, ट्रांसपोर्ट करने से पहले ग्लाइकोसाइलेशन अंदर हो जाता है, इसीलिए ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट लिपिड और प्रोटीन को, हार्मोन्स को ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये खुद में उसको रख करके अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है, और वहां पे ये प्रोसेस होता है जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और तब उसको डिलीवर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। सेल के अंदर भी कई टारगेट्स हैं जहां जरूरत होती है, और सेल से बाहर भी। ये हो गया आपका गोल्गी एपरेटस। अब देखिए, एक टर्म है डिक्टियोसोम्स।
ये एनिमल सेल में गोल्गी एपरेटस होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन उनका नाम है डिक्टियोसोम्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफर करता है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर के लाइसोसोम इवन वैक्यूल्स तक के। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बट वहां भी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, लेकिन उसे डिक्टियोसोम कहते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी। तो डिक्टियोसोम्स आर फंडामेंटली, यानी मूल रूप से द गोल्गी एपरेटस, यानी डिक्टियोसोम भी मूल रूप से गोल्गी एपरेटस ही है, लेकिन फाउंड इन प्लांट सेल्स, लेकिन वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। यानी एनिमल सेल में, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्गी एपरेटस पाए जाते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन प्लांट में गोल्गी एपरेटस पाए जाते हैं बट इतना लंबा चौड़ा नेटवर्क उसका नहीं होता है, इसलिए उसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। वो एनिमल सेल के, यूकैरियोटिक सेल्स के गोल्गी एपरेटस से थोड़ा डिफर करता है, लेकिन उसका भी फंक्शन सेम है गोल्गी एपरेटस के जैसा। तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है डिक्टियोसोम्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट में भी। इनवर्टिब्रेट क्या है? वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, बैकबोन है ना, पीठ में रीढ़ की हड्डी। तो वैसा एनिमल्स जिसमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो वर्टिब्रेट हो गए, जिसमें एब्सेंट होता है वो इनवर्टिब्रेट हो गए। यानी लोअर एनिमल्स में, कुछ में, सब में नहीं पाए जाते हैं डिक्टियोसोम, प्लांट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में गोल्गी एपरेटस के बदले एक थोड़ा कम डेवलप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। इसको भी याद रखना है। अब आ जाइए थर्ड, लाइसोसोम्स। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, अब उसके बाद लाइसोसोम हुआ। तो इन्होंने, देखिए, लिपिड, प्रोटीन और हार्मोन्स सारा आया गोल्गी एपरेटस में, इन्होंने डिलीवर किया। तो लिपिड और प्रोटीन को डिलीवर कर दिया इन्होंने, इनके पास हार्मोन्स भी बच रहे हैं अभी। तो फिर से ये क्या करता है कि ये वेसिकल्स जो है कुछ तो टूट टूट करके सभी जगहों पे डिलीवर कर देते हैं, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या कुछ उसी रूप में भी लिपिड के फॉर्म में ही, कुछ प्रोटीन के फॉर्म में ही, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, कुछ ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। ये वेसिकल्स टूट टूट करके सभी टारगेट प्लेसेस पे उसको डिलीवर कर देते हैं। कुछ वेसिकल्स ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं, और उन वेसिकल्स को थोड़ा डेवलप हो जाते हैं, और उन वेसिकल्स को लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसे सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। अब सुसाइडल बैग मीन्स आत्महत्या करना, खुद को मार लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या करता है देख लेते हैं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स है। चूंकि इससे जो वेसिकल्स निकले डिलीवर करने के लिए, वो सारे डिलीवर किए, बट कुछ कुछ जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखे हुए हैं वो थोड़ा डेवलप करके, ग्रो करके, और अलग एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड लाइसोसोम। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर वेसिकल्स का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनेल्स है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखिए कहता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ जब पैकेजिंग करता है तो एक अलग तरह के एंजाइम्स का पैकेजिंग अलग होता है वेसिकल्स का, जो आगे बढ़ करके लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और बाकी सब में जिसमें ये सारे हो गए ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स या प्रोटीन, वो सारे टारगेट प्लेस पर टूट टूट करके उनको डिलीवर कर दिए। बट कुछ ये गोल्गी एपरेटस कुछ ऐसा वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है पैकेजिंग के टाइम, जो कि आगे बढ़ करके लाइसोसोम को फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, vesicles are very rich in all type of hydrolytic और digestive enzymes। इनमें सभी तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसलिए ये पैकेजिंग टूट करके टारगेट प्लेस पे डिलीवर नहीं कर पाता, क्योंकि वहां तो डिलीवर हो रहा है प्रोटीन और लिपिड्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो अलग पैकेजिंग में, पैकेज में होते हैं, और वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स जो होता है उसको कहते हैं लाइसोसोम। इसमें क्या होता है,
अब देखिए पैकेजिंग इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैकेज बनाते समय ही इसका फॉर्मेशन कर देता है, आगे जा करके फिर ये इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं। वेसिकल्स आर वेरी रिच, ये इसमें क्या होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या उसी को डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं, जैसे लिपेज वगैरह जो है। अब इनका फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रेक डाउन worn out organelles, nutrients and pathogens, इनका फंक्शन है क्या करना, worn out यानी पुराने ऑर्गेनेल्स अंदर जो पड़े हैं बेकार, उनको डाइजेस्ट कर जाना, ब्रेक डाउन कर देना यानी डाइजेस्ट कर जाना। उसके बाद क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स, खाना जो हम लोग खाते हैं या कोई भी एनिमल्स, तो उनको भी ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो ब्रेक डाउन करके सबको ये डाइजेस्ट ही करेगा। एंड पैथोजेंस, पैथोजन को भी ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर जाता है। तो पैथोजेंस मीन्स हो गए आपके काउज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारक, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जो भी हो गया, उन सबको भी ब्रेक डाउन करके ये डाइजेस्ट कर जाता है। तब पूछिए कि तो फिर यहाँ पे कहाँ आत्महत्या की थैली हुई, सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग कहाँ हुआ, इसलिए कि अगर न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में बोर्न आउट ऑर्गेनेल्स को, पुराने ऑर्गेनेल्स को जो अंदर पड़े हुए हैं बेकार, उनको डाइजेस्ट करके या पैथोजन को डाइजेस्ट करके भी अगर सेल हेल्दी नहीं रह पाता है, सेल कुछ ऐसे हो जाते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनके इन्फेक्शन से दूसरे सेल भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे पूरे सेल को ही ये ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर जाता है, ताकि दूसरा सेल हमारा उससे इन्फेक्ट नहीं हो सके, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और वो हेल्दी रह जाए। इसलिए उस हालात में ये सेल पूरे सेल को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर जाता है जब सेल पूरी तरह से बीमार हो जाता है और उससे और सारे सेल को भी खतरा होता है। तो उस सिचुएशन में ये फिर उसको सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है ताकि और सारे सेल बच जाएं बीमारी से, हेल्दी रह जाएं। तो ये हो गया लाइसोसोम, ये हो गया आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियर पोर से लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड डिक्टियोसोम, प्लांट सेल में हो गया गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स। ये हो गया आपका द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वैक्यूल्स देख लेंगे हम लोग और आगे चलेंगे। आज यहीं पे मैं छोड़ रही, ओके।